स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार की चर्चा करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार वह अधिकार है जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई 1803 में, और उसके बाद धीरे धीरे यह संसार के अन्य देशों में जहाँ लिखित संविधान है, जहाँ संघीय संरचना है, ऐसे देशों में धीरे धीरे जो है वो फैल गई। आज हम भारतीय संदर्भ में देखेंगे कि भारतीय संविधान के किन प्रावधानों और भारतीय किन परिस्थितियों में हम भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार प्राप्त। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दरअसल वो अधिकार है जिस अधिकार के माध्यम से सर्वोच्च न्यायपालिका विधायिका के पारित किसी भी कानून, कार्यपालिका के द्वारा किसी भी आदेश के संवैधानिकता की जांच करती है। तो सर्वप्रथम हम न्यायिक पुनरावलोकन के क्या स्रोत हैं इसकी चर्चा करें। स्रोतों पर यदि ध्यान दें तो पहला स्रोत है लिखित संविधान। संविधान लिखित है और लिखित होने के कारण इसके प्रावधानों के पवित्रता की रक्षा, इसके प्रावधानों की सीमा में रहते हुए सभी प्रकार के संस्थाओं को कार्य करने का दायित्व जो है न्यायपालिका को न्याय पुनरावलोकन के अधिकार प्रदान करता है। दूसरा है सर्वोच्च संविधान। जो कुछ भी लिखा हुआ है संविधान में, जो कुछ भी प्रावधान बनाए गए हैं, प्रावधानों के माध्यम से जितनी भी संस्थाएं बनाई गई उनको कुछ अधिकार दिए गए, ये सभी कुछ संविधान के प्रावधानों के द्वारा लिखित है, संविधान के प्रावधानों के द्वारा सीमित है। और किसी भी संस्था को जो है लिखित प्रावधानों से अधिक अधिकार नहीं दिए जा सकते, या यदि कोई संस्था अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके किसी दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे रोका जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है संविधान के प्रावधानों के द्वारा खींची गई सीमा रेखा में सभी संस्थानों को रहना चाहिए। इसको सुनिश्चित करने के संदर्भ में भी सर्वोच्च न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार आ जाते हैं। ये दूसरा स्रोत जो है वह है संविधान का सर्वोच्च होना। तीसरी बात है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो मौलिक अधिकार के अध्याय 3 का हिस्सा है, जिसमें अनुच्छेद 13 के द्वारा अध्याय 3 में दिए गए अधिकारों को संरक्षित किया गया है। अध्याय 3 के अनुच्छेद 13 इस बात को स्पष्ट करता है कि सरकार या राज्य की संस्था जिसमें विधायिका और कार्यपालिका सम्मिलित है, इसके द्वारा किसी भी आदेश या किसी भी विधान के द्वारा अध्याय 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार की कटौती या कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता जिससे अध्याय 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। यदि ऐसा प्रयास किया जाता है तो ऐसे विधान या आदेश को न्यायपालिका रद्द घोषित करती है। तो अध्याय 3 राज्य के 2 अंग कार्यपालिका और विधायिका पर जो है उसके अधिकारों पर मौलिक अधिकार के संदर्भ में अंकुश लगाता है। इसी अध्याय में आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने जो है मौलिक अधिकार की आत्मा कहा। मौलिक अधिकार पूरे संविधान की आत्मा है और मौलिक अधिकार की आत्मा अनुच्छेद 32 है, क्योंकि ये अनुच्छेद के द्वारा ही नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित किया गया है। नागरिकों के अधिकारों को नागरिकों को दिलाने के लिए
नागरिकों के लिए वास्तविक बनाने का प्रयास किया गया है। यह अनुच्छेद क्या कहता है कि यदि अध्याय 3 के द्वारा दिए गए अधिकार किसी भी रूप में नागरिकों तक नहीं पहुंचते, उसे बाधित किए जाते हैं, तो नागरिकों को जो अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायपालिका में जाकर इन अधिकारों को लागू करवाएं। और उच्चतम न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि वो विभिन्न अभिलेखों के द्वारा, हैबियस कार्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टरी इत्यादि के द्वारा नागरिकों को वो अधिकार उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 131 से लेकर के 131 जो है वो संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायपालिका को ओरिजिनल जुरिडिक्शन देता है। कुछ ऐसे विवाद की घोषणा करता है जो सीधी उच्चतम न्यायपालिका में सुने जाने चाहिए, जैसे केंद्र और राज्य के मध्य विवाद, राज्य और राज्य के मध्य विवाद, और तीसरे प्रकार का केंद्र और कुछ राज्य एक और अन्य राज्य एक। इस प्रकार का विवाद यदि उत्पन्न होता है अपने अधिकार क्षेत्रों को लेकर के, तो ये सीधे उच्चतम न्यायपालिका के द्वारा सुने जाएंगे और उच्चतम न्यायपालिका ही जो इस संबंध में अंतिम व्याख्या प्रस्तुत करेगी। और जो है प्रत्येक संस्थाओं को, राज्य की या संघ की, दोनों को अपने क्षेत्र में रहने के लिए बाध्य करेगी, अपनी सीमा में रहने के लिए बाध्य करेगी। इसके अतिरिक्त 132, 33 और 34 अनुच्छेद के द्वारा उच्चतम न्यायपालिका को अपीलीय अधिकार के अंतर्गत विवाद सुनने का अधिकार प्राप्त है। मुख्य रूप से इसमें वह विवाद हैं जिनमें कानून की व्याख्या या संविधान की व्याख्या का प्रश्न। कहने का मतलब स्पष्ट तौर पर जो है इस प्रावधानों में उल्लेख किया गया है कि यदि किसी भी विवाद में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न की व्याख्या या संविधान की व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो यह व्याख्या करने का अंतिम अधिकार केवल और केवल उच्चतम न्यायपालिका को ही। तो संविधान के संदर्भ में कोई विवाद, संविधान के प्रावधान के संदर्भ में कोई विवाद, संविधान लिखित प्रावधानों के अर्थ के संबंध में कोई विवाद जो है अंतिम रूप से उच्चतम न्यायपालिका के द्वारा ही सुने जाएंगे। इस स्पेशल लीव पिटिशन 136, आर्टिकल 136 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार के न्यायपालिका में यदि कोई मामला चल रहा हो और उच्चतम न्यायपालिका को ये एहसास होता है, महसूस होता हो कि यह विवाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको डिसाइड किया जाना है, जिसको तय किया जाना है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो अपने विशेष याचिका के द्वारा जो है वो किसी भी न्यायपालिका से उस विवाद को अपने यहाँ मंगवा कर उस पर निर्णय दे। तो इस तरह से आर्टिकल 131 से 136 के बीच जो है संविधान में जो लिखित प्रावधान है, उस प्रावधानों की पवित्रता की रक्षा करने का प्रत्यक्ष भार जो है, प्रत्यक्ष दायित्व जो है वह उच्चतम न्यायपालिका पर है। और इसलिए ये न्याय पुनरावलोकन के अधिकार बिल्कुल स्पष्ट तौर पर भारतीय संविधान में लिखित रूप से न्यायपालिका को सौंपे हैं। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 226 ये 32 का ही एक्सटेंशन है, आर्टिकल 32 का ही एक्सटेंशन है। आर्टिकल 32 में नागरिकों को जो अधिकार उच्चतम न्यायपालिका को में जाने के लिए दिए गए थे, वही के वही अधिकार 226 में उच्च न्यायपालिका के पास जाने के लिए दिए गए हैं। ऐसा सोचते हुए कि सभी लोग, देश चूँकि बहुत विशाल है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, सभी नागरिक सक्षम नहीं है कि अपने अधिकारों की रक्षा या अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए उच्चतम न्यायपालिका के द्वार खटखटा सके। इसलिए समीपवर्ती उच्च न्यायपालिका में जाने का अधिकार भी नागरिकों को दिया गया है यदि उनके मौलिक अधिकारों के उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है। तो ये 226 के अंतर्गत नागरिकों को उच्च न्यायपालिका पहुंचने का जो है वो अधिकार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त जो है अनुच्छेद 245, 246,
251 और 254 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो अनुच्छेद हैं जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य विधायी अधिकारों का जो है आवंटन किया गया है। जैसे 245 के अंतर्गत कहा गया है कि संघ जो है पूरे देश के लिए कानून बनाएगा, राज्य अपनी क्षेत्र सीमा के लिए कानून बनाएगा, और ये बनाए गए अधिकार जो बनाए गए विधान जो है वो उनके अधिकार क्षेत्र में जो है लागू माने जाएंगे। ठीक उसी तरह से 251 के अंतर्गत बात कही गई है कि 249 और 250 के अंतर्गत राज्य सूची के जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, उस संदर्भ में यदि राज्य के कानून भी हैं या बाद में बनाए जाते हैं और वह यदि संघ के विधान से वह मेल नहीं खाते या उसके संघ के द्वारा बनाए गए विधान के विरोधाभासी दिखाई देते हैं, तो संघ के विधान ही लागू होंगे। ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था आर्टिकल 254 में है कि जब संघ के द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के द्वारा रिक्वेस्ट के आधार पर कोई राज्य सूची के विषय पर विधान बनाया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय कानून को, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए यदि कोई विधान बनाया जाता है और वो विषय राज्य सूची में है और इस संबंध में राज्य के भी विधान है और इन दोनों के बीच किसी प्रकार का विरोधाभास है, तो संघ के कानून ही मान्य होंगे। ये सारे प्रावधान आर्टिकल जो है, ये सारे प्रावधान, सारे आर्टिकल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास, भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका के पास, हालांकि कहीं भी यह स्पष्ट रूप से जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु ये सारे प्रावधान, सारी व्यवस्थाएं इस ओर इशारा करती हैं कि उच्चतम न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है और इस अधिकार के अंतर्गत वह किसी भी विधान या किसी भी आदेश के संवैधानिकता की जांच करने का अधिकारी है, और साथ ही साथ यदि ये विधान या आदेश संविधान विरोधी पाए जाते हैं तो उसे निरस्त करने का भी अधिकार है। तो यह था न्यायिक पुनरावलोकन के स्रोत। दूसरा देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन के आधार क्या है, किन किन, चूँकि यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायपालिका के पास आधार है संवैधानिकता की जांच के, और जो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के पास जो अधिकार है संवैधानिकता की जांच की, दोनों में अंतर है। अमेरिका में व्यापक आधार है, वह किसी भी कानून को संविधान विरुद्ध न होने पर भी उसे रद्द घोषित कर सकता है और उसके लिए उनके पास एक व्यापक आधार है कि वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की दुहाई दे सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो आधार है वह है, पहला आधार है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न किया जाए। विधायिका या कार्यपालिका जो भी है संस्था है, जिसको जो अधिकार दिए गए हैं, उसकी जो सीमाएं तय की गई है, सबको अपनी अपनी सीमाओं में रह करके कार्य करना चाहिए। यदि कोई भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता है और उस सीमाओं का उल्लंघन करते हुए दूसरे की सीमाओं में हस्तक्षेप करता है, तो वैसे कानून या अधिकार निरस्त समझे जाएंगे। दूसरा, संविधान के प्रावधानों के विपरीत विधान या आदेश, कोई भी आदेश या कोई भी जो है कानून यदि संविधान के प्रावधानों के विपरीत दिए जाते हैं, तो वैसे सभी विधान जो है या आदेश सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के अंतर्गत उसके संवैधानिकता की जांच के दायरे में आते हैं। और तीसरा, मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप। आर्टिकल 13 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी कानून, कोई भी आदेश यदि संवैधानिक मौलिक अधिकार और अध्याय में दिए गए मौलिक अधिकारों में कमी या कटौती या प्रतिकूल रूप से उसको प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो ऐसे सारे आधार जो है
और उससे सारे प्रयास जो है विफल कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। तो यह न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। अब तीसरा पक्ष है कि न्यायिक पुनरावलोकन को किस प्रकार से प्रैक्टिस किया गया, किस प्रकार से इसके आधार पर जो है इसका विस्तार हुआ है। तो इस संदर्भ में संक्षेप में 2-3 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। संविधान लागू होने के पश्चात मुख्य रूप से विवाद के घेरे में जो प्रावधान आए वो थे मौलिक अधिकारों में वर्णित संपत्ति के अधिकार। जैसे संविधान की क्रियान्विति आरंभ हुई, सरकार के पास दायित्व था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने नागरिकों से वादा कर रखा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनकी अधिकतर समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, जिसमें एक प्रमुख समस्या थी जो है वो था किसानों की समस्या और किसानों के जो भूमि की मालिकाना हक। जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुए, तो राज्य सरकारों के द्वारा कानून बना करके किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाने लगा। परंतु जो जागीरदार थे, जमींदार थे, वो लोग कोर्ट में जाकर के संपत्ति के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अपने अधिकारों की दुहाई दे करके इन सभी कानूनों को रद्द करवाना या उस पर क्रियान्वयन पर रोक लगवाना प्रारंभ कर दिया। इस परिवेश में, इस वातावरण में फिर एक चिंतन प्रारंभ हुआ और निष्कर्ष निकला कि इस प्रकार के जो कानून हैं उनको जो है न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने का प्रयास किया जाए। और इसी के संदर्भ में जो है पहला संशोधन संविधान में हुआ 1951 में, और उसके माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और प्रावधान ये सम्मिलित किया गया कि जिस कोई भी विधान को इस अनुसूची में रख दिया जाएगा उस पर जो है न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत जो है उसे रद्द नहीं कर पाएगी या उसे उस दायरे से बाहर रखा जाएगा। जब ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के पास विभिन्न विवादों के माध्यम से आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायपालिका ने सरकार के इन दायित्वों के आधार पर सरकार के इन कार्यों को स्वीकार कर लिया। उच्चतम न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या इस प्रकार से की कि सरकार को अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, और इस संशोधन के अधिकार के द्वारा वह अध्याय 3 में दिए गए जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, उसमें भी परिवर्तन कर सकती है यदि वह सार्वजनिक हित को जो है सुनिश्चित करने के लिए यदि ऐसा करना आवश्यक है। और यह भी जो है स्वीकार कर लिया कि संविधान में संशोधन के अधिकार जो है वह संसद के अधिकार हैं और संशोधन के अंतर्गत पूरा संविधान आता है। आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो आदेश या विधान की बात कही गई है वो सामान्य आदेश हैं और सामान्य विधान है, और संशोधन के अधिकार या संशोधन के जो प्रावधान है वो आर्टिकल 13 से बाहर हैं, वो इसके अंतर्गत नहीं आते। और इस प्रकार से संसद के अधिकारों को स्वीकार कर लिया, और संसद के इस अधिकारों को स्वीकार करते ही उनके द्वारा जो भी प्रावधान किए जा रहे थे उनको उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने पूरी स्थिति को पलट दी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह
जो है स्थापित करने का प्रयास किया कि आर्टिकल 13 जो है वह संविधान के अन्य प्रावधान से भिन्न है, और आर्टिकल 13 में जो विधान की बात कही गई है वो विधान के परिभाषा के अंतर्गत संविधान में संशोधन के अधिकार भी आते हैं। इसलिए संविधान के संशोधन के माध्यम से किस भी अध्याय 3 में दिए गए अधिकारों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती, और इसलिए जितने भी प्रावधान इसमें जितने भी संशोधन अध्याय 3 के प्रावधानों में परिवर्तन करते हैं वो सभी निरस्त समझे जाएंगे। आर्टिकल 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में इस विवाद के बाद पुनः इसको पलटने के लिए यह संसद के द्वारा संशोधन किए गए, 24वें और 25वें संशोधन किए गए, और इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया। फिर से यह मुद्दा 1973 में केशवानंद भारती विवाद के अंतर्गत उच्चतम न्यायपालिका के पास आया। उच्चतम न्यायपालिका के पास जब दोबारा यह विवाद आया तो 13 न्यायाधीशों की बेंच जो है इसे सुन रही थी, और उन्होंने जो फैसला दिया वो अब तक जो है मान्य है। उन्होंने जो फैसला दिया उसमें वो बीच का रास्ता निकालता हुआ दिखाई देता है। इस फैसले के अंदर पहली बात जो कही कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार केंद्र को है, सरकार को है, संघीय सरकार को है। दूसरी चीज़ इन्होंने जो स्पष्ट की कि संविधान के संशोधन के प्रावधान के अंतर्गत अध्याय 13 में वर्णित कानून या विधान नहीं आते। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि निश्चित रूप से संविधान में संशोधन करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है, संघीय सरकार को है, परंतु संघ या केंद्र की सरकार के द्वारा इस प्रकार के संशोधन नहीं किए जा सकते जिससे संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करना हो या परिवर्तन करने की इच्छा हो। यदि किसी ऐसे संशोधन से संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन होने की संभावना है, उससे बदलने की संभावना है, तो वैसे सभी प्रयास न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आते हैं, और ऐसा पाए जाने पर वह विधान निरस्त किए जाएंगे। ठीक इसी प्रकार के जो निर्णय है इसको और जो है 1980 में मिनर्वा मिल विवाद में इसको और जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया कि संविधान में संशोधन सरकार कर सकती है किसी भी समय, किसी भी आवश्यकता के अनुसार, प्रति किसी भी परिस्थिति में सरकार को या संसद को, न्यायपालिका को संविधान के मूलभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा की जहाँ तक बात है तो वह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समय समय पर बताएंगे कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब तक जो है कुछ महत्वपूर्ण बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जैसे भारत प्रजातांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, जो है संघीय व्यवस्था, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो उन्होंने धीरे धीरे जो है इसको विस्तार देना शुरू किया है। धीरे धीरे जो है भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे को स्पष्ट कर रही है, और उसकी रक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती रही है। तो भारत में एक संतुलित स्थिति है। एक और संसद को संविधान में संशोधन का भी अधिकार है, वो चाहे जैसा संशोधन कर सकती है, लेकिन दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, जिसके पास न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार है, जिसके अंतर्गत वो संविधान के जो है पवित्रता की, संविधान के मर्यादा की, संविधान की गरिमा की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और वह ऐसा करने का निरंतर प्रयास करती रहती है। तो ये संक्षेप में न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार हैं और ये इतिहास